we have to create a small area. एक छोटा सा एरिया हम इस प्लेट पर कंसीडर करेंगे क्योंकि ये क्या है बेटा, एक कंटिन्यूअस चार्ज है। और इस छोटे से एरिया में मान लेंगे इसके ऊपर कुछ एक चार्ज है, ये हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया। अब इस एरिया को कवर करना है बेटा, क्योंकि गॉस ने बोला था कि हमारा थ्योरम आप केवल तभी यूज कर पाओगे जब आपके पास एक क्लोज सरफेस होगा। तो मैंने आपको बताया था प्लेन शीट के लिए आपको कैसा सरफेस लेना है, सिलेंड्रिकल सरफेस लेना है। आगे से कवर कर दिया, कंप्लीटली क्लोज होना चाहिए, तो बिल्कुल एक वैसा ही सरफेस पीछे से भी लगाएंगे। ठीक है, ये हमने अपने इस छोटे से एरिया को कवर कर लिया। हमने एक छोटा सा अपना एरिया कंसीडर किया, इस एरिया को हमने नाम दिया बेटा DA, और इस DA एरिया को हमने एक गॉसियन सरफेस जो कि सिलेंड्रिकल है शेप में, उससे कवर कर लिया। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का एक गॉसियन सरफेस दिया और उससे कवर कर दिया। अंकित बेटा, आज आप पहली क्लास है आपकी, कुछ पढ़ाई इससे पहले? अंकित, चलिए तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट। हमारे पास एक इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट है, इसका आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन होगा बेटा। सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर आपको गिवन है सिग्मा। ये होता है बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया, या अगर छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा चार्ज कौन, छोटा सा एरिया, dq/d है। ठीक है, अगर हमारे पास एक सरफेस चार्ज होता है तो सरफेस चार्ज में क्या आता है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी आता है। मैंने वो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर आपको लिख करके बता दिया, इज q/a, चार्ज पर यूनिट एरिया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी थी, यहाँ पर एक पॉइंट गिवन था हमें, दैट वाज P। इस पॉइंट पर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी। तो हमने क्या किया, गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के कुछ स्टेप्स थे जो कि हमने आपको पिछली क्लास में बताए थे। और वो स्टेप्स क्या थे बेटा, उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग ये था कि आपको पहले एक छोटा सा एरिया कंसीडर करना है और फिर उस एरिया को कंप्लीटली कवर करना है गॉसियन सरफेस से। और मैंने आपको ये भी बताया था कि गॉसियन सरफेस आपका किस केस में कैसा बनेगा, अगर लाइन चार्ज है या फिर प्लेन चार्ज है तो वो कैसा बनता है बेटा, सिलेंड्रिकल सरफेस बनता है। तो मैंने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस दिया और जो छोटा सा एरिया DA मैंने यहाँ पर कंसीडर किया था, उस छोटे से एरिया को सिलेंड्रिकल सरफेस से कवर कर दिया आगे पीछे से। ठीक है, नाउ व्हाट, कूलम गॉस ने हमें ये बताया कि अगर आपके पास ऐसा कोई है सरफेस जो कि क्लोज सरफेस है, तो इन दैट केस सबसे पहले आपको निकालना होता है उसका फ्लक्स। तो अगर हम इसका फ्लक्स निकाले बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है। तो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी बेटा, इस प्लेन शीट से अवे, दूसरे की ओर, दूसरी तरफ। ठीक है ना। और एरिया वेक्टर क्या होता है बेटा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जिसका एरिया वेक्टर भी यहाँ आएगा DA वेक्टर। ठीक है, अब सिलेंडर में एक कर्व सरफेस भी होता है बेटा, तो कर्व सरफेस पर भी एक छोटा सा एरिया अगर आप कंसीडर करते हो तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा बेटा, ऊपर को आएगा, DA वेक्टर इसका ऊपर को आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, हॉरिजॉन्टल है। मतलब जो हमारा इसका सिलेंड्रिकल सरफेस है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस तरफ की बात करें तो इस तरफ क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ किधर आएगी, इस तरफ आएगी। और एरिया वेक्टर किधर आएगा बेटा, एरिया आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो तीन सरफेस बने आपके पास, दो हमारे सर्कुलर सरफेस बन गए और एक हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस जो कर्व सरफेस आया, सिलेंड्रिकल सरफेस वो बन गया। दो में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, एक में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो गॉस के रूल को अप्लाई करने के लिए जो पहला कंसेप्ट हमारे पास था, जो पहला थ्योरम था, उसके अकॉर्डिंग क्या था, सबसे पहले आपको फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स अगर हम निकालें, टोटल फ्लक्स तो गॉसियन सरफेस, जो आपने गॉसियन सरफेस यहाँ पर कंसीडर किया जो कि सिलेंड्रिकल है इस केस में, उस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है, सो दैट फ्लक्स विल बी गिवन एज phi net is equals to integration of E dot dA। ये फॉर्मूला होता था बेटा फ्लक्स निकालने का। ठीक है ना,
तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए करोगे तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर 3 सरफेस है तो तीनों सरफेस का लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। मान लो ये सरफेस 1 है, इसको मैंने सरफेस 1 मान लिया, ये सरफेस 2 है और इधर वाले को सरफेस 3 मान लेते हैं। तो ये फर्स्ट सरफेस का हो गया बेटा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ये सेकेंड सरफेस का हो गया बेटा, और तीसरा सरफेस ई डॉट डी। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना कंसेप्ट लगाते हैं जो हमने वेक्टर में पढ़ा था। ए डॉट बी क्या होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट डी ए वेक्टर जो आएगा फर्स्ट सरफेस के लिए वो आएगा ई बी ए कॉस 0। ठीक है, दूसरे सरफेस का जो आएगा कितना आएगा, ई डी ए कॉस 0, सॉरी कॉस 90, सेकेंड सरफेस में 90 डिग्री का एंगल है, और थर्ड सरफेस में ई डी ए कॉस 0। So finally you will get 2 times of integration of E dot dA। जहां कोई दिक्कत हो बता देना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा बेटा, 2E आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dA। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कांस्टेंट होती तो बाहर ले लिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dA। तो नेट फ्लक्स कितना आ गया, फाई नेट आपको मिला बेटा 2E, और E dA को इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट द टोटल एरिया। ठीक है, तो टोटल एरिया आपको मिल गया 2EA। ठीक है, ये नेट फ्लक्स आ गया। तो गॉस थ्योरम को अप्लाई करने का हमारा जो दूसरा स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप है गॉसियन सरफेस बनाना, दूसरा स्टेप उस सरफेस से फ्लक्स निकालना। हमने फ्लक्स भी निकाल लिया। अब हम लगाएंगे गॉस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, आपको बताया था मैंने गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है। अकॉर्डिंग टू गॉस, बेटा आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमने आपको बताया था the net flux through any closed surface phi net is always equal to net charge enclosed by that surface upon epsilon naught। ये गॉस थ्योरम हुआ करती थी। किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स आता है वो क्या होता है, नेट चार्ज enclosed by that surface upon epsilon naught। ठीक है, so you will write here 2 times of E into A is equals to Q net upon epsilon naught। अब देखो बेटा, आपको यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की गणना, तो अगर आप टोटल चार्ज निकालोगे यहाँ पे, टोटल चार्ज कितना है वहां पर, तो यू विल राइट Q net is equals to सिग्मा इंटू एरिया। अगर आपको चार्ज पर यूनिट एरिया पता है तो सिग्मा इंटू एरिया करोगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो यू विल गेट 2EA is equals to सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A हो गया कैंसिल और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। So the electric field at that point P will be given as sigma by 2 epsilon naught। Is that clear? Yes sir। यस सर। चैतन्य, मैंने आपसे बोला था कि आप एक्स्ट्रा क्लास के लिए बोल देना, लेकिन आप लग रहा फ्री नहीं थे। हाँ, आज कुछ समझ में आ रहा है चैतन्य? कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ये सब चीजें बहुत ही आसान है, बस केवल शुरू से हमें थोड़ा सा जानना होता है कि कौन सी चीज क्या होती है। और अंकित बेटा, आपका क्या है, आपकी भी आज आप मुझे पहली बार दिख रहे हो, तो कुछ चीजें हमारी मिस हो चुकी हैं। कूलम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। सर मैं ट्रायल ले रहा हूँ सर, मतलब मैंने पढ़ा नहीं चैप्टर अब तक, पहले पढ़ना पड़ेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने 2 टॉपिक मिस कर रखा है। तो आज जो आपको पता नहीं, इससे पहले आपने कभी इसके बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो सब कुछ नया नया सा दिख रहा होगा। काफी सारी बातें इसमें ऐसी हैं जो मैं पहले समझा चुका हूँ। यस सर, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में सर इससे रिलेटेड सर दिया हुआ है थोड़ा बहुत, मतलब इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सर पहला चैप्टर जो था। हाँ बिल्कुल, अभी पहला चैप्टर ही चल रहा है बेटा।
पहला चैप्टर ही चल रहा है, पहले चैप्टर के 2 टॉपिक्स हमने करवा दिए। तो सर ये सर पढ़ा हुआ मैंने, सिंपल है सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो अब आपको ये पता चल गया कि किसी भी एक प्लेन इनफाइनाइट सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, वो होता है कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मींस दैट फील्ड इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये पॉइंट पी जो है इसके कितने क्लोज है, इससे कितना दूर है, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पर किसी प्लेन सीट की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, यू विल गेट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इट विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस। डिस्टेंस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस का क्या है। रियल में तो ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है कि एक इनफाइनाइट आप प्लेन सीट ले आओ जिसके ऊपर कुछ एक चार्ज हो। रियल में ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। और अगर रियल में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, जो भी आपने पढ़ा इसका मतलब क्या है, क्या ऐसे ही पढ़ लिया बस? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही नहीं पढ़ा है। इसका कुछ एक मतलब होता है बेटा। मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई एक प्लेन सीट लिया, जैसे मैंने पिछली क्लासेस में करवाया था, एक सर्कुलर डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था, तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का कैसे कुछ फॉर्मूला बना था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आता है कि उसका तो डिपेंड कर रहा था डिस्टेंस पर, ठीक है ना। लेकिन वहां पर मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर पॉइंट बहुत क्लोज आ जाए, डिस्क के बहुत पास ले लोगे अगर आप पॉइंट ना, तब क्या होता है बेटा, तब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। तो ये भी वही बता है, practically infinite seat possible नहीं है, but if you are going to consider a point very close to the seat, कोई भी आपने रेक्टेंगुलर सीट ले लिया, सर्कुलर सीट ले लिया, कोई भी सीट ले लिया, तो किसी भी ऐसी सीट के केस में बेटा, उसके बहुत क्लोज में अगर कोई पॉइंट है, देन दैट पॉइंट, उस पॉइंट के कंपैरिजन में उस सीट का साइज कैसा हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब रिलेटिव है, इसको रिलेटिवली आपको रिलेट करना है, ठीक है ना। ये रिलेटिव है कि इनफाइनाइट का मतलब क्या है। अगर मान लो हमारे पास कोई एक प्लेन सीट है, अगर हमारे पास कोई एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, मान लो ये हमारा एक प्लेन सरफेस है, ठीक। अगर इस प्लेन सरफेस के सामने मैंने यहाँ पर कोई एक पॉइंट बना दिया, तो इस पॉइंट के कंपैरिजन में इस सीट का साइज क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। तो अगर पॉइंट बहुत क्लोज है किसी भी सरफेस के कंपैरिजन में, तो दैट सरफेस विल एक्ट एज अ इनफाइनाइट प्लेट फॉर दैट पॉइंट, एंड इन दैट केस यू विल अप्लाई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? समझ आया इसका प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है बेटा? यस सर। ठीक, अब चलो इसका हम थोड़ा सा यूज करते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहीं पर और समझ लेंगे, जिससे हमें आगे चल के कैपेसिटर में आसानी होगी, ठीक है। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। Now what? Now we are going to discuss what happens if we are going to consider two plane sheet together. अगर हम दो प्लेन सीट को टुगेदर एक साथ रख दें तो क्या होगा, ठीक है ना। इसी का एक सब हेडिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू प्लेन शीट्स, ठीक है ना। किसी दो प्लेन सीट के लिए अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो क्या करोगे। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, देयर आर टू प्लेन सीट्स, they are separated by some distance, they are infinite plane sheet, या फिर अगर finite plane sheet भी है तो जो भी पॉइंट आप कंसीडर करने जा रहे हो that will be very close to this sheet, in that case the formula will be applicable जो कि आपने पढ़ा। मान लो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है बेटा सिग्मा 1 प्लस का सिग्मा 1 मतलब पॉजिटिव चार्ज है इसको, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है बेटा वो है प्लस का सिग्मा 2। नाउ वी हैव 3 पॉइंट्स हियर, एक पॉइंट हमारे पास है P, एक पॉइंट हमारे पास है Q और एक पॉइंट हमारे पास है R। देयर आर 3 पॉइंट्स P Q R where we want to find out the electric field, ठीक है। electric field due to these two plane sheets at this point P Q and R, what will be the value of the electric field? So how we are going to calculate it, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। देखो क्या होगा, मान लो पॉइंट P की अगर हम बात करते हैं, पॉइंट P पर निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं at point P, ठीक है बेटा। at point P what will be the direction of electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, जिसको मैंने 1 मार्क किया उसका 1 लेंगे, जिसको मैंने 2 मार्क किया उसको 2 लेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्लेन सीट है बेटा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होती है, ठीक है ना, पॉजिटिव का अवे होता है, नेगेटिव का टुवर्ड्स। तो ये पॉजिटिव है बेटा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इधर आएगी E1 अवे फ्रॉम द सीट। दूसरे वाले की बात करें तो दूसरा वाला भी क्या है बेटा, पॉजिटिव है,
इसकी भी कहाँ आएगी बेटा, अवे फ्रॉम द शीट, मतलब इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, E2। ओके, बोलो बेटा डायरेक्शन समझ में आया क्या, दोनों इलेक्ट्रिक Yes, sir. फील्ड का डायरेक्शन समझ में आया। Yes, sir. ओके, सो अगर आपको ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन समझ में आ गया तो E1 जो आएगा बेटा, E1 विल बी गिवन एज सिग्मा 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी प्लेन शीट की क्या होती है बेटा, सिग्मा by 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड E2 की बात करोगे तो ये आएगा कितना, सिग्मा 2 by 2 एप्सिलॉन, बिकॉज बोथ फील्ड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों फील्ड एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी गिवन एज E1 डिफरेंस E2। मैंने डिफरेंस का सिंबल इसलिए लगाया बिकॉज हमें ये नहीं पता कि कौन सी फील्ड स्ट्रांग है, जो फील्ड स्ट्रांग होगी उसमें से वीक वाली फील्ड को माइनस करोगी, और डायरेक्शन किधर होगा बेटा, जो स्ट्रांग वाली फील्ड का डायरेक्शन होगा वही नेट फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। तो मैंने यहाँ पर इसको लिखा सिग्मा 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस नहीं difference sigma 2 by 2 epsilon naught. So now you will get 1 by 2 epsilon naught into sigma 1 minus sigma 2. This is the electric field between the plates. अगर आपने दो प्लेट्स को पैरेलल रख दिया है दूसरे के, तो उन दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है बेटा वो क्या होती है, सिग्मा 1 minus sigma 2 upon 2 epsilon naught. Okay. Now what if the plates are identical? अगर प्लेट्स आइडेंटिकल हो गई तो क्या होगा, यहाँ ऊपर से करता हूँ, if plates are identical, अगर प्लेट्स आइडेंटिकल हो गई तो इन दैट केस क्या करोगे बेटा, इन दैट केस सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 2, थोड़ी देर के लिए इसको बोल दो सिग्मा, ठीक है। अगर आइडेंटिकल प्लेट है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी सेम रहेगी, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, the electric field at that point P will be given as sigma minus sigma by 2 epsilon naught, which becomes 0. So the net electric field between the plates will be 0. If the two identical plates are placed parallel to each other and you want to find out the electric field between the plates, then that will be 0. And if both has the different surface charge density, then sigma 1 difference sigma 2, ये difference का ही symbol है बेटा, difference sigma 2 upon 2 epsilon. बोलो point P पर आपको समझ में आया? Yes, sir. Got it? Yes, ठीक sir. है, कोई समस्या हो तो बताना अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही। अब देखो बेटा पॉइंट क्यू की बात कर लेते हैं, पॉइंट क्यू थोड़ा और पास बना देता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ, पॉइंट क्यू की बात कर लेते हैं बेटा। पॉइंट क्यू पर क्या होगा, ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव का क्या होगा बेटा, अवे होगा, E2 का डायरेक्शन इधर आएगा। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, ये भी पॉजिटिव है, इसका भी अवे आएगा, मतलब E1 भी इधर ही आएगा। बोलो सही लिखा है, सही बनाया मैंने डायग्राम? Yes, sir. ठीक है, ओके, नाउ व्हाट, at that point, अच्छा इसको मैं एक साथ कर देता हूँ, Q and R दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ बेटा, ठीक है ना। अगर हम पॉइंट R की बात करें, पॉइंट R का पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा E1 इस डायरेक्शन में और E2 इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से हमेशा अवे होता है, ठीक है। तो E1 E2 इस तरफ आएगा, Q पर उस तरफ आएगा, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा, तो वी कैन राइट magnitude of electric field at point Q is equals to magnitude of electric field at point R. मैंने magnitude क्यों यूज किया, बिकॉज हम यहाँ पर स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको वहां पर प्रॉपर्ली डायरेक्शन को भी मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर आप डायरेक्शन को मेंशन करना चाहोगे तब तो यहाँ पर प्लस या माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द मैग्नीट्यूड्स, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर मॉड लगा दिया। In that case, what you will write? It will be E1 plus E2 because both are in the same direction, right? Either both are in right direction or both are in the left direction. Okay? So total क्या हो जाएगा बेटा? Add हो जाएगा. अगर total add हो रहा है, then what you will write? You will write sigma 1 by 2 epsilon naught plus sigma 2 by 2 epsilon naught. Means it will be sigma 1 plus sigma 2 by 2 epsilon naught. Okay? अगर आप यहाँ पर आइडेंटिकल प्लेट लेते, मतलब ये आसान है, ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। अगर आप यहाँ पर आइडेंटिकल प्लेट्स लेते, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q
and electric field at R, it becomes sigma by epsilon naught. बोलो यहाँ तक बात समझ में आई आप? कहीं कोई दिक्कत? Yes, sir. चलो ठीक है. सर हाँ बेटा बोलो. सर ये प्लस क्यों हुआ बीच में? यहाँ पर हाँ यस सर, E1 प्लस E2. E1 प्लस ओके. अच्छा बेटा मान लो आप किसी एक गाड़ी को धक्का मार रहे हो ना, कोई एक गाड़ी कहीं पर खड़ी हुई है, आप उसको पुश कर रहे हो, ठीक है. आपका एक दोस्त भी आ जाए आपके बगल में खड़ा हो जाए, दोनों एक साथ समझ गए? अच्छा एग्जांपल दिया. डायरेक्शन इज सेम राइट, डायरेक्शन सेम है, दैट्स व्हाई हमने इसको प्लस किया. अच्छा अगर मान लो हमें इसको मैग्नीट्यूड नहीं वेक्टर के फॉर्म में लिखना होता तो क्या लिखते हैं? मान लो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो x एक्सिस है. अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस ले लेते बेटा, तब हम यहाँ पर लिखते E1 जो आएगा E1 वेक्टर, ये आता कितना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट I के, ठीक है ना. और E2 कितना आता बेटा, वो भी उतना ही आता सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट I के. ये किसके लिए आता बेटा? ये आता प्लेट सेकंड सॉरी पॉइंट Q के लिए, पॉइंट Q के लिए. अगर आप पॉइंट P के लिए लिखते वेक्टर के फॉर्म में, तब आप लिखते सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस I के, क्योंकि वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है. ऐसे E2 की तरह था बेटा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस I के, ठीक है ना. ये पॉइंट Q के लिए, P के लिए आता, सॉरी P वो R है, R के लिए आता. बोलो बात समझ आई? यस सर. Yes, sir. सिर्फ क्या हो रहा है, इस तरफ डायरेक्शन बदल रहा है, इस तरफ डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है. तो एक इस तरफ आएगा I के, इस तरफ आएगा माइनस I के, बट मैग्नीट्यूड इज सेम. तो हमने यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ऐड कर दिया है. बाकी आप ऐसा कर सकते हो. अच्छा पॉइंट P पर क्या होगा? पॉइंट P पर इट विल बी प्लस I के इफ द E1 इज ग्रेटर देन E2 एंड माइनस I के इफ E2 ग्रेटर देन E1, ठीक है. तो जो फील्ड स्ट्रांग होगी उसी के डायरेक्शन में आएगा. गॉट इट? Yes, sir. अब अगर ऐसा हो गया तो एक मैं आपसे उम्मीद करूंगा एक आंसर आप देंगे अभी और एक आंसर आप बैठ के निकाल लेंगे, क्योंकि तब तक आप बहुत कुछ समझ जाएंगे. जो दूसरा मैं आपसे पूछने वाला हूँ बेटा, उसमें ये जो दूसरी वाली प्लेट है, नाउ दिस इज द सेकंड केस, ठीक है ना. मान लो पहला वाला केस था, अब ये सेकंड केस है. वी हैव टू प्लेट्स, वन हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा 1 एंड अनदर हैज माइनस सिग्मा. नाउ फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट्स P, Q एंड R, ठीक है. याद रहे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो जहां पर भी वेक्टर की बात आएगी बेटा, वहां पर आपको डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए फाइंड आउट करिए जरा, P पर कितना आएगा, Q पर कितना आएगा और R पर कितना आएगा. मैग्नीट्यूड पहले बताइए, डायरेक्शन बाद में आपसे पूछ लेंगे, ठीक है. पहले मैग्नीट्यूड बताइए. ट्राई टू सॉल्व चैतन्य, ट्राई टू सॉल्व, जितना बताया उसके अकॉर्डिंग ट्राई करो सॉल्व करने का. पारुल आप भी करो. यस सर, यही कंफ्यूजन थी. अब ये कंफ्यूजन क्यों है आपको? देखो क्या है, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर पहले इस वाले प्लेट से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी. ये वाला प्लेट कैसा है बेटा? पॉजिटिव है. पॉजिटिव का अवे होता है तो अवे बना दो, ये हो गया E1. ये वाला प्लेट कैसा है बेटा? नेगेटिव है. इस वाले प्लेट की वजह से पॉइंट P पर कितना है, किस डायरेक्शन में आएगा बेटा? तो ऑब्वियसली टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट होती है, तो ये बना दिया बेटा E2. तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया बेटा? सेम हो गया. पॉइंट Q की बात करें तो E2 विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट. E2 इस डायरेक्शन में हो जाएगा, E1 इस डायरेक्शन में हो जाएगा. आई होप दैट आप सबको समझ में आ रहा है. पॉइंट R की बात करें बेटा तो पॉजिटिव का अवे E1 हो गया, नेगेटिव का टुवर्ड्स E2 हो गया. बोलो ये जो डायरेक्शन मैंने बनाई बेटा वो समझ में आया क्या? Yes, sir. राइट, सबको समझ में आ गया होगा. बाकी मैग्नीट्यूड तो वही रहना है बेटा. अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हमारा पॉइंट P था, इस पॉइंट P पर ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी बेटा, इट विल बी एड अप, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम हो गया, ठीक है ना. बोथ आर अलोंग पॉजिटिव I एक्सिस, ठीक है ना. I के डायरेक्शन में. अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव होता तो माइनस I के पास जाता, बट स्टिल दोनों एक ही डायरेक्शन में होते, ठीक है ना. तो प्लस आ गया बेटा, यहाँ पर आप प्लस लगा तो ये पॉइंट P के लिए आ गया, ये हो गया हमारे पास प्लस, ठीक है. और पॉइंट P पर अगर प्लेट्स आइडेंटिकल है बेटा तो यहाँ पर लिखोगे प्लस, और ये आंसर बन जाएगा आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. If they are not identical plates, then sigma 1 plus sigma 2 by 2 epsilon naught, and if the plates are identical, then it will be sigma by
अपसाइड नॉट, राइट, पॉइंट पी पर बिटवीन द प्लेट्स। इसके पहले बोथ वेयर पॉजिटिवली चार्ज, देन पॉइंट पी पर आ रहा था बेटा 0। अभी क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉइंट पी पर कितना आ गया बेटा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द सिचुएशन ऑफ कैपेसिटर। जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहां पर कैपेसिटेंस का डेरिवेशन इसी कंसेप्ट पर निकालेंगे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट की ओर आर की बात की जाए तो बेटा बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो इवन माइनस माइनस क्या, यहाँ पर आप डिफरेंस लगा लो, बिकॉज इट डिपेंड्स इन द वैल्यूज गिवन इन द न्यूमेरिकल, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये आ जाएगा बेटा, राइट। और अगर आइडेंटिकल प्लेट्स होंगी तब कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन की अगर आप बात करोगे तो डायरेक्शन तो बहुत ही सिंपल सा है, आपने वेक्टर पढ़ने से तो आप डायरेक्शन निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, ठीक है ना। आई जे के बारे में सबको आइडिया होगा, इसके बारे में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी मेरे ख्याल से, बिकॉज आपने प्लस वन में पढ़ा है वो सारी, ठीक है बेटा। तो अगर एक प्लेट पॉजिटिव होगी एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी, देन यू विल गेट द these values. I hope that now it is clear and how I am considering the direction, ये भी आपको समझ में आ गया। पॉजिटिव की वजह से अवे, नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स, बस ध्यान ये रहे कि जिस पॉइंट पर पूछा गया उसी पॉइंट पर बनाना है। पॉइंट पी पर पूछा गया तो पॉइंट पी पर E1 हो गया अवे, E2 हो गया टूवर्ड्स, ठीक है ना बेटा। Okay, got it. Electric field near the surface of conductor. किसी कंडक्टर के सरफेस के पास, very close to the surface of conductor, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक। So the next point is, next application of Gauss theorem is electric field at the near the surface of any conductor. किसी भी कंडक्टर के सरफेस के बहुत पास अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा, देन हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट आउट, ठीक है ना। तो देखो बेटा मैं आपको ये करवा रहा हूँ, आपको जो असाइनमेंट दिया है वो तो आपको सॉल्व करना ही है, बट साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलने, बिकॉज वो आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी में सारे एग्जांपल्स आपको तो करने ही करने, खुद से करने, सारे एग्जांपल कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। जब तक मैं ना बताऊं, जहां जो छोड़ना होगा वहां आप छोड़ देना, वहां मैं आपको बता दूंगा। बट एनसीईआरटी इज आल्सो मैंडेटरी बिकॉज इट्स योर फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो इसलिए एनसीईआरटी मैंडेटरी है, और साथ ही साथ जो भी आपको असाइनमेंट मिल रहा है वो आप करते जाना। चलो बेटा मान लो अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, और कंडक्टर के सरफेस के बहुत पास अगर हम बात करें तो मान लो हमारे पास कोई भी एक हमने आर्बिट्रेरी कोई भी कंडक्टर कंसीडर कर लिया, मान लो कुछ इस तरह से बनाता हूं जिससे आपको 3D में कुछ समझ में आए थोड़ा। वो एक सेकंड, 3D अगर इसका डायग्राम मतलब किसी एक स्फेरिकल पार्ट का अगर मैंने कुछ एक ले लिया, तो ये थोड़ा सा अगर ऐसा बनाऊं तो शायद आपको समझ में आए। ठीक है ना, ये थोड़ा सा 3D टाइप का लग रहा होगा आपको, ठीक। अब बेटा इस कंडक्टर, ये आपको एक कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है, एंड नाउ यू वांट टू फाइंड आउट दिस कंडक्टर इज चार्ज, ओके। ये कंडक्टर कैसा बेटा, चार्ज। चार्ज कंडक्टर मतलब इसके सरफेस पे कुछ ना कुछ चार्ज पड़ा होगा, एंड आपको पता होगा कि जो भी चार्ज आप किसी भी कंडक्टर को देते हैं वो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ आता है, सिर्फ और सिर्फ उसके सरफेस पे आता है। कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है कि पूरा का पूरा चार्ज हमेशा सरफेस ऑफ कंडक्टर पर आता है। सर क्योंकि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी। हाँ, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, वो तो बात हमें समझ में आती है बेटा, बट इन केस ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के केस में क्या होता है बेटा, कंडक्टर्स के केस में देयर आर मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन व्हिच आर फ्री टू मूव, राइट। तो जैसे ही आप कुछ एक चार्ज प्रोवाइड करोगे, उन चार्जेस के पास एबिलिटी होगी मूव करने की बेटा, एंड बिकॉज सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, दैट्स व्हाई दे वांट टू स्टे अप टू द मैक्सिमम डिस्टेंस विद ईच अदर, मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपको सारा का सारा चार्ज कहाँ मिलता है बेटा, आउटर सरफेस पर मिलता है, ठीक है। सारा का सारा चार्ज आपको कहाँ मिलेगा, आउटर सरफेस पर, ठीक है। क्लियर, यस सर। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके सरफेस पे हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उसकी बात कर लेते हैं। अब अगेन बेटा गॉस थ्योरम हमें अप्लाई करना है, एंड आई एम गोइंग टू कंसीडर अ स्मॉल area here,
एक छोटा सा एरिया मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, ये हमारा एक छोटा सा एरिया मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, ठीक है ना। इस छोटे से एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, मैं यहाँ पर सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। एक गॉसियन सरफेस बनाया मैंने, ऑब्वियसली दिस इज द प्लेन सरफेस, सरफेस है इसलिए क्या बनाएंगे बेटा, सिलेंडर बनाएंगे। तो एक सिलेंडर मैंने ये बनाया जिसने इसको ऊपर से कवर कर लिया बेटा, और एक सिलेंडर मैं यहाँ पर बनाऊंगा बिल्कुल इस तरह से। और ये आपको समझ में आ गया होगा, हमने जो एरिया कंसीडर किया उस एरिया को कंप्लीटली कवर कर दिया बेटा, ऊपर से भी और नीचे से भी उसको हमने क्या किया बेटा, कवर कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि क्लोज सरफेस का होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज द गॉसियन सरफेस, ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। अब इस गॉसियन सरफेस से हम क्या निकालेंगे, अगला स्टेप क्या होता है बेटा, अगला स्टेप होता है टू फाइंड आउट द फ्लक्स टू दैट गॉसियन सरफेस। फ्लक्स का मतलब द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है, नाउ व्हाट यू विल डू बेटा, आप क्या करोगे, इस पॉइंट की बात करोगे तो इस पॉइंट पर मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज सरफेस था, ठीक है, दिस सरफेस वाज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ऐसे पूरा का पूरा चार्ज इसके आउटर सरफेस पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ध्यान देना ये इनर सरफेस है इसलिए मैं इस पर चार्ज नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आउटर सरफेस पर चार्ज बना रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से चार्ज यहाँ पर हो गया बेटा। तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का हमेशा किधर आता है बेटा, अब एक वो आता है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया एरिया वेक्टर EDA, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है बेटा। बोर्ड क्लियर आ रहा है ना, कोई इमेजेस में कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। अब इस तरफ की बात करें बेटा यहाँ पर, तो इधर पर आएगा इसका एरिया वेक्टर DA वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में आता इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन तब आता जब होता, ये तो है ही नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तो जैसे ही आप अंदर जाओगे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, जीरो, है ही नहीं, है ही नहीं तो क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, होता तो आता। और कर्व सरफेस की बात अगर हम यहाँ पर करें बेटा, कर्व सरफेस की बात अगर आप करोगे तो कर्व सरफेस में क्या हुआ, एरिया वेक्टर ऊपर को आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द सरफेस आएगा, तो 90 डिग्री पे आ जाएगा बेटा। तो कर्व सरफेस का तो कोई लेना देना नहीं। तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा बेटा, इस कंडक्टिंग सरफेस का जो टोटल फ्लक्स आएगा, ठीक है ना, ध्यान से समझना है सारी बातें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना। तो टोटल फ्लक्स अगर आप यहाँ पर निकालोगे उसका, सो द टोटल फ्लक्स it will be given as phi is equals to integration of E dot dA, E dot dA plus 0 plus 0, बिकॉज इसका भी 0 हो गया और परपेंडिकुलर वाले का भी 0 हो गया, ठीक है ना, सिर्फ इसका बचेगा E dot dA। तो E को ले लिया बाहर बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dA बचा, इसको लिख दोगे E into दिस इज द टोटल फ्लक्स, ठीक है बेटा। एंड अकॉर्डिंग टू गॉस, अब यहाँ पर गॉस का थ्योरम लगा लो, अकॉर्डिंग टू गॉस you will write Q net by epsilon naught is equals to E into A, ठीक है। एंड नाउ राइट द वैल्यू ऑफ Q net, Q net की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, सिग्मा टाइम्स ऑफ एरिया अपॉन epsilon naught is equals to E into A, एरिया से एरिया कैंसिल एंड you will get E equals to sigma by epsilon naught, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड विद दैट। अगर आपको एक प्लेन शीट दिया जाता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है E डॉट A, और सॉरी E अपॉन 2 सिग्मा एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, शीट दिया जाएगा तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, और ये हमेशा याद रखना, एक चीज और हमेशा याद रखना, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्टर, so this will always perpendicular to surface of conductor, ठीक है ना। ये जो भी फील्ड आपने कैलकुलेट किया यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है बेटा। यस सर। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. चलो अच्छी बात है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कुछ इक्वेशंस की, गिवन है आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट में, यहाँ पर कुछ इस तरह से है। इस प्लेट की थिकनेस को मैं कंसीडर कर रहा हूँ,
ये बहुत ही थिन प्लेट है लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनाया है जिससे कि आपको समझ में आए क्या बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, मान लो ये इसकी फर्स्ट साइड है और ये इसकी सेकंड साइड है। What will happen if you will give some charge to this conductor? अगर आप इस कंडक्टर को कुछ एक चार्ज देंगे बेटा तो क्या होगा? इस कंडक्टर को अगर आपने कुछ भी एक चार्ज दिया तो बिकॉज कंडक्टर तो सेम ही है, दैट चार्ज विल रिमेन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इस तरफ ये चार्ज आ गया, मान लो हमने जो भी चार्ज दिया, and that charge will uniformly distributed over the surface of the conductor। uniformly distribute होता है, तो ये uniformly distribute होता है। ठीक है बेटा, चलो फटाफट जल्दी जल्दी से आप आंसर बता दो कि पॉइंट पी पर कितना आएगा फील्ड, पॉइंट क्यू पर कितना आएगा फील्ड और पॉइंट आर पर कितना आएगा फील्ड। जल्दी जल्दी बताओ। तो बात देखो केवल इतनी सी है कि अगर आपने एक कंडक्टिंग प्लेट लिया है जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इस कंडक्टिंग प्लेट में दोनों सरफेस का सिग्मा क्या है, सेम। So that is very simple. You can easily find it out. At this point, if you are going to find out, you will get two electric field in the same direction. Electric field at point P will be given as sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon. मैंने 2 epsilon naught क्यों लिखा बेटा? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने ये नहीं बोला कि पॉइंट बहुत क्लोज टू द सरफेस है, ठीक है? तो ये हो गया कितना बेटा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। P पर आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली R पर भी आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एंड अंदर तो फील्ड क्या होती है बेटा, जीरो ही होती है। बोलो समझ में आ गया? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? दिस क्वेश्चन आपको ये प्रूव करना है कि आइसोलेटेड कंडक्टिंग सरफेस अगर आपको गिवन है तो जो भी चार्ज आप इसको दोगे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। छोटी छोटी बातें आपको कैसे आनी चाहिए, कैसे आपको समझ में आएंगी, जो आपने थ्योरेटिकली पढ़ा उसको मैथमेटिकली भी समझना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेट दिया मैंने, ठीक है? अब इस प्लेट की थिकनेस बहुत कम है, ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा थिक बना रहा हूँ जिससे आपको समझा पाऊँ। आपने मान लीजिए इसको टोटल चार्ज कुछ एक दे दिया, आपने इसको कुछ एक चार्ज दे दिया बेटा कितना, और आपको ये बताना है ये जो चार्ज आपने दिया है ये इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। चलो देखते हैं। अब हमें तो नहीं पता कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा या कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो थोड़ा चार्ज इधर आ गया, थोड़ा चार्ज इधर आ गया। मैंने ये एज्यूम कर लिया कि भाई इस पर आ गया x चार्ज, इस पर आ गया q माइनस x चार्ज। आपकी मर्जी, आप इधर x मान लो, इधर q माइनस x। एक सरफेस पर मैंने x चार्ज मान लिया, एक सरफेस पर मैंने q माइनस x चार्ज मान लिया, और इस प्लेट के अंदर यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट मस्ट बी जीरो। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई वो पॉइंट कहाँ है, कंडक्टर के अंदर है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, ठीक है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जीरो है देन व्हाट यू विल राइट? देखो इस वाले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इस वाले प्लेट का इधर आएगा, राइट? अपोजिट आएगा क्योंकि दोनों प्लेट पर क्या है, सिमिलर चार्ज है, अपोजिट आएगा। तो अगर मान लो ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, यू विल राइट E1 minus E2 must be equal to 0. So it means that E1 must be equal to E2. Okay, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, उसका भी कितना आएगा? अगर मान लो इसको थोड़ी देर में मैंने सिग्मा 1 मान लिया, इसको सिग्मा 2 मान लिया, क्योंकि हमें नहीं पता बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसको सिग्मा 1 मान लिया, इसको सिग्मा 2 मान लिया, ठीक है? अब सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या था बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है? तो हम इसको लिखेंगे x अपॉन a इनटू एप्सिलॉन नॉट। मेरी Yes, sir. तो अब देखो बेटा क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर a एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया और आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू q माइनस x। तो q इज इक्वल्स टू हो गया बेटा 2x, x कितना होना चाहिए, q/2। मतलब इस सरफेस पे q/2, तो इधर भी कितना आएगा, q/2। इसका मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ओके, जो भी चार्ज आपने इसको प्रोवाइड किया वो दोनों सरफेस पे बराबर बराबर आएगा, q/2 q/2, ठीक है? हेंस इट इज प्रूफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन ये बोल रहा है
कि एक आइसोलेटेड इनफाइनाइट प्लेट है और उसमें एक सरफेस को Q1 चार्ज दिया, एक को Q2 दिया और टोटल चार्ज मिला करके कैपिटल Q है। यहाँ एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये आपको, ठीक है बेटा, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, अगर दोनों सरफेसेस पॉजिटिव हैं तो दोनों की फील्ड एक ही डायरेक्शन में आएंगी बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट P क्या हो जाएगा बेटा, E1 प्लस E2। आप क्या लिखोगे बेटा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। जस्ट सपोज थोड़ी देर के लिए मैंने इनफाइनाइट प्लेट बोला था, थोड़ी देर के लिए आप इसको फाइनाइट मान करके कुछ एक एरिया अगर लिख लेते हो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा Q1/2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2/2A एप्सिलॉन नॉट and finally you will get Q1 plus Q2 upon 2A epsilon naught. Finally you will get Q by 2A epsilon naught. ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, मैं वही चीज बार बार कर रहा हूँ। लेकिन इस इलस्ट्रेशन को देने का मतलब क्या था, इसका मतलब ये था बेटा, एक तो पहले वाला आपने किया जिसमें कि आपने ये समझा कि अगर कंडक्टर होगा तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो अगर आपको नहीं पता कि वो कंडक्टर है या नहीं है, इन दैट केस आल्सो आप ये डेफिनेटली बोल सकते हो कि पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इट विल डिपेंड ऑन द टोटल चार्ज, इट विल डिपेंड ऑन द कैपिटल Q, इट विल नॉट डिपेंड हाउ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। ठीक है ना, आपसे इससे कोई मतलब नहीं कि इस सरफेस पर कितना चार्ज आया, इस सरफेस पर कितना आया, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट विल बी बिकॉज ऑफ द टोटल चार्ज, राइट। तो ये दो एग्जांपल से मैं दो चीजें समझाने की कोशिश की, आपको शायद समझ में आ गया होगा कि किसी भी अगर आपने प्लेट लिया, उस प्लेट की वजह से किसी पॉइंट पर जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे बेटा, इट विल डिपेंड ऑन द टोटल चार्ज ऑन दैट प्लेट, नॉट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ उस पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि टोटल चार्ज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और दूसरी बात इसके पहले वाले इलस्ट्रेशन में जो था वो ये था कि जो भी चार्ज अगर आप कंडक्टर को प्रोवाइड करोगे तो वो कंडक्टर के ऊपर क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, तो आज हमने प्लेन शीट्स की बात करी, कुछ इलस्ट्रेशंस लिए।